हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, नियो न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। निकाय चुनाव की सरगर्मियों को आप तक पहुंचाने के क्रम में हम जहां अलग अलग वार्डों से मथुरा, वृंदावन एवं जनपद के विभिन्न स्थानों से जो भी राजनीतिक उठा पटक हो रही है या जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, वहीं उसके साथ साथ हमने अपना ये खास एक सेगमेंट जो चुनावी चर्चा के तौर पर चुनावी संग्राम है उसे हमने तैयार किया है। और इसमें एक बार फिर से हमारे साथ दो अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिनिधि हमारे बीच में है। इस चुनावी चर्चा को एक बार फिर से हम आपके साथ जोड़ रहे हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले मैं मंच का परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। हमारे साथ इस समय मंच पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपा अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर नीतू गोस्वामी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हमने अपने साथ जोड़ा है, बल्कि आमंत्रित करके शामिल किया है, हम ये कहना चाहेंगे कि पूरी चर्चा के दौरान भी और चर्चा के उपरांत भी, पूरी चर्चा जब हमारे दोनों प्रतिनिधियों से, कांग्रेस व भाजपा के प्रतिनिधियों से, महिला प्रतिनिधियों से हो जाएगी, उसके बाद इसे मास्टर कमेंट कहिए या अपनी एक सारांश में अपनी प्रतिक्रिया कहिए, उसके लिए हमने एक विशेष आमंत्रित अतिथि को अपने बीच में बुलाया है। अमरनाथ शिक्षण संस्थान से डॉक्टर अनिल वाजपेयी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपकी करतल ध्वनि की हम कामना करते हैं कि इन सभी का स्वागत करें और इस चर्चा को अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। इस क्रम में सबसे पहले मैं दीपा जी आप ही से जुड़ूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, बहुत, क्योंकि चुनौती इस रूप में मैं इसे कहना चाहता हूं कि लोकसभा तो चुनाव में अपार सफलता मिली, जनता ने बढ़ चढ़ करके आप लोगों का समर्थन किया। विधानसभा चुनावों में उसकी पुनरावृत्ति हुई। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश और बड़ा निर्धारक प्रदेश कहा जाता है कि यहाँ का राजनीतिक परिणाम बहुत दूर तक जाता है, तो वहाँ उसमें भी आप लोगों को बड़ी सफलता मिली। और इसके बाद एक अगला इम्तिहान, राजनीतिक इम्तिहान सभी दलों के लिए, आप भाजपा के लिए भी निकाय चुनाव के तौर पर है। और निकाय चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं। अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, बाद में बने, और अभी विधानसभा चुनाव में पीएम फेज थे, तो जहां उनके चेहरे पे लड़ा जा रहा है, तो ये गली मोहल्ले का, हमारे घर के आसपास का चुनाव है। तो एक बड़ी चुनौती है। किस तरीके से देख रही है पार्टी से? हमारी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है विकास। विकास के एजेंडे पर ही हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हमारी जो राष्ट्र स्तर पर जो केंद्रीय सरकार है और प्रदेश स्तर पर जो सरकार है, उसके कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं। और हमें, जैसा आपने कहा कि पुनरावृत्ति हुई है, मेरे को पूर्ण विश्वास है वही पुनरावृत्ति यहाँ स्थानीय निकाय के चुनावों में भी होगी। और हमारी पार्टी अपनी बोर्ड बनाएगी, सभी जो पार्षद हैं वो भी काफ़ी संख्या में जीत कर आएंगे, और जो मेयर हैं, मेयर पद के प्रत्याशी, वो भी अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे। चलिए, कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि होगा तो वो अपने लिए सकारात्मक ही बोलेगा, और आपने अपनी आशाएं तो व्यक्त कर दी हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां तो निश्चित रूप से हैं, क्योंकि जो और विपक्षी पार्टियों के जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, वो भी जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, किंतु हमारा पक्ष मजबूत है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर सब दिखा चुकी है। और इस समय जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके लिए भी हमने जो संकल्प पत्र घोषित किया है उसमें भी साफ है कि हम लोगों को जो विकास के मुद्दे हैं, हमने
घोषित किया है कि किस प्रकार से हमें स्ट्रीट लाइट का, सड़कों की व्यवस्था है। मैं इस तरफ तो आऊंगा अभी आपके संकल्प पत्र की तरफ, मुद्दों की तरफ, कि जब आप जनता से बोलेंगे कि आप हमें समर्थन दीजिए, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तो आप बताएंगे वो मेरे पास आप आए, आपने कहा प्लीज हमारा समर्थन करिए, मैंने पूछूंगा क्यों करूं, तो वो तो उस पे तो मैं बात करूंगा। लेकिन मैंने कहा चुनौतियां, तो कई बार चुनौतियां दूसरों से नहीं अपनों से होती हैं। लग रहा है कि भाजपा में इस बार अपनों से चुनौती मिल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनों से बिल्कुल चुनौती नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में, मेयर के पक्ष में चुनाव जिताने के लिए लगे हुए हैं और जनता के बीच में अपने विकास के एजेंडे को रख रहे हैं। कोई चुनौतियां नहीं है अपनों से। ऐसा लगा कि जो पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा हुई उसमें दावेदार बहुत बड़ी संख्या में थे, और इसके पीछे वजह भी है दीपा जी। चाहे लोकसभा चुनाव था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा लगा कि एक मोव चल दिया है, एक बड़ा सा मोव, एक मास आपके संग जुड़ा। विधानसभा चुनावों में भी वही लगभग स्थिति रही। तो जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है तो उसकी बड़ी अपेक्षाएं भी हो जाती हैं, और इसी वजह से आपके पास दावेदारों की बड़ी कतार थी। मेला सा लगता था जिस समय आप लोगों के यहाँ आवेदन की तिथियां घोषित हुई। अब एक अनार 100 बीमार, तो ऐसी स्थिति में जिनको नहीं मिल पाया वो नाराज है, उनकी नाराजगी अभी तक जाहिर हो रही है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें सभी को अधिकार है कि अपने टिकट मांगने का, अपने आप को प्रत्याशी घोषित करवाने का। किंतु उसके बाद जब एक पार्टी का निर्णय हो जाता है तो सभी लोग सामूहिक रूप से उस प्रत्याशी के पक्ष में लगते हैं। कहीं थोड़ा बहुत असंतोष होता है तो हमारे जो वरिष्ठ पार्टीजन हैं उनसे बातचीत करके उनके असंतोष को दूर कर देते हैं। अभी ये सिर्फ पार्षदों तक ही नहीं, आपके मेयर पद के भी जो दावेदार थे, तो मिली तो एक ही को, मुकेश आर्य बंधु आपके मेयर प्रत्याशी घोषित हो गए और अब तो जुटे हुए भी हैं, लेकिन उसमें भी असंतोष है। और देखिए इसका प्रमाण आज आप ही की पार्टी ने भी दिया है। भले ही इसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाएगा, क्योंकि पार्टी जब कोई एक राजनीतिक दल है तो वो रणनीति बनाएगा। आज कुल मिला के 25 लोगों को निष्कासित किया गया है। पहले 22 कार्यकर्ताओं की आप ही के पार्टी के चेहरों की सूची आई थी, बाद में उसमें 3 का और इजाफा हुआ, कुल 25 लोग निष्कासित किए गए। देखिए ये तो पार्टी का एक निर्णय होता है कि अगर कोई भी बातचीत के बाद भी नहीं समझ पा रहा है तो हम लोग उसको जो है निष्कासित कर देते हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग। लेकिन उसके बाद सब लोग, बाकी लोग लगे हुए हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं। चलिए, चुनौतियों पे जब मैं बात कर रहा था तो लगभग यही चुनौतियां थी। धीरे धीरे करके ही आपने स्वीकार तो किया है। नीतू जी हैं, नीतू गोस्वामी जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। जो बातें मैंने इनसे की वही आपसे। एक तरफ जहां इन्हें अपने पुराने चुनाव परिणामों को बनाए रखने की चुनौती है, वही कांग्रेस को खोया हुआ जनाधार पाने की बहुत बड़ी चुनौती है। जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रादेशिक स्तर के, या पिछले समय से इन राष्ट्रीय और प्रादेशिक चुनावों से पहले भी अगर जो स्थानीय चुनाव थे उसमें कांग्रेस धीरे धीरे पिछड़ती नजर आती रही, और आज कांग्रेस का जनाधार काफी बिखरा है, पिछड़ा है। तो इस सबको वापस लाने की चुनौती है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने मथुरा देश के सभी नागरिकों को ये हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारा जो शहर है वो नगर पालिका से निगम बन गया है जी। और दूसरी बात रही चुनौती की, तो यथासंभव जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे आगे उद्देश्य भी होते हैं, हमारे आगे चुनौतियाँ भी होती हैं। तो ये हम मानते हैं कि पिछली कुछ समय ऐसा रहा है कि हमारा ग्राफ उतना ऊंचा नहीं गया, लेकिन ये भी तय है कि जो ग्राफ एक बार ऊंचा जाता है वो नीचे जाता है। नीचे जाता है तो उसका मतलब फिर हम ऊपर ग्रो करेंगे और 100% करेंगे। हमारी जो चुनौतियां हैं, जो हमारी कमियां रही हैं, हम उनको दूर करके फिर पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। किस प्रकार की कमियों का मैं मानूं? आपने कहा कमियों के तौर पर एक शब्द जो आया आपका कि हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो कांग्रेस को आप जानती हैं, समझती हैं, आज उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपनी पार्टी का। तो जब कमियों की बात आपने की तो क्या कमियां हैं जिनसे आप लोग पीछे हुए? कमियों में बहुत एक तो ये होता है कि हम जनता की सोच पर कितने खरे उतरे। कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा जनता को लेकर है कि उनके कहीं कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से थोड़ा हम पिछड़ गए। बाकी हम अगर कंपेयर करें तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो कांग्रेस पार्टी है वो देश की उन्नति के लिए कार्य कर रही है और सतत प्रयत्नशील आज भी है। तो फिर भी उसके बाद इस प्रकार के परिणाम आप मानती हैं कि इनका जो उन्नति का फॉर्मूला है? इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इनके जो है कांग्रेस के उन्नति के कारण ही, कांग्रेस के शासन के कारण ही देश की उन्नति हुई है जी। अगर 70 वर्ष में कोई और पार्टी होती या हमारी पार्टी का शासन होता तो आज देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होता। कांग्रेस के ही कुशासन का परिणाम है
कि आज हम लोग इतने पिछड़ गए हैं। आपने देखा कि हमारी केंद्र सरकार 3 वर्ष में बनने के बाद कितना पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का हमारा नाम हुआ है, कितनी योजनाएं लागू हुई हैं। और ऐसे ही हम प्रदेश के बारे में कह सकते हैं, जैसे इन्होंने शुरू में ही नगर निगम बनने पर मथुरा वासियों को जो है बधाई दी है। वो वास्तव में बधाई के लिए भी हमारी जो नई प्रदेश सरकार बनी है वो पात्र है, क्योंकि जो पहले विधायक थे वो लगातार ये कहते रहे कि नगर निगम बनेगा, नगर निगम बनेगा, और इस आधार पर नारियल फोड़कर चुनाव भी जीते रहे, किंतु जो है वो नगर निगम नहीं बनवा पाए। हमारी प्रदेश सरकार ने 3 महीने के अंदर ही नगर निगम की घोषणा कर दी। और ब्रज के विकास के लिए कितनी गंभीर है हमारी सरकार, इससे पता चलता है कि एक ब्रज विकास बोर्ड बनाया गया है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक उपाध्यक्ष के रूप में एक पूर्णकालिक जो है शैलजाकांत मिश्रा जी को मथुरा में भेजा है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं चाह रहा हूं कि लौट के हम निगम पे आए, तो निगम का शब्द तो आया, लेकिन इस बीच में देश और प्रदेश की भी बात हो गई। और यहाँ पर ये बात सिर्फ इसलिए मैंने उसको अवसर भी दिया कि आप दोनों उस बात को करें, मैंने उसमें इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पर जाके आप कांग्रेस को देश का एक रिफ्लेक्शन में आप बात कर रही थी और उन्होंने उसको काउंटर करके भाजपा के तौर पर अपनी बात कही। ठीक है, वो चर्चा वहां तक तो दुरुस्त थी, लेकिन अभी अभी आप ही के साथ में बैठ करके ये दावा करते हैं सभी कांग्रेसी कि ये नगर निगम जैसा नाम का जो बेबी कंसीव किया था वो पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब ने किया था, और उनका कहना है कि आपने जो शुभकामनाएं दी हैं उसका श्रेय तो भाजपा को जाता है। बिल्कुल भाजपा को ही जाता है, क्योंकि अगर देखिए वो ये तो बन सकता था। समय की मांग है कि ये बिल्कुल सत्य है कि कंसीव बेबी किसी ने किया, लेकिन वो बॉन्ड कहीं और हुआ। हाँ। लेकिन जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, हमको वो अवसर नहीं मिलता, तो नारियल तो कोई और दूसरा फोड़ ही ले जाता है। लेकिन 15 वर्ष से लगातार वो विधायक थे और उससे पहले भी रह चुके हैं विधायक। अगर वो विकास की राजनीति करते तो आज मथुरा की हालत ही कुछ और होती। मथुरा नगर निगम भी बन गया होता, एनसीआर में भी शामिल हो गया होता, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और अब जब हमारी प्रदेश में सरकार बनी है तो आप देख रहे हैं कि मथुरा में कितनी तेजी से काम हो रहा है। नगर निगम बना है, और नगर निगम बना है तो विकास के लिए भी काफ़ी पैसा आएगा। और जब हमारा बोर्ड बनेगा, मेयर बनेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि मथुरा का जो क्षेत्र है, पूरा ब्रज क्षेत्र है, उसकी जो है विकास। चलिए इसमें तो लगता है, इसमें इनको लगता है कि इनकी सरकार है। वैसे आमतौर पर जिसकी सरकार होती है वो निशाने पर रहते हैं, लेकिन ये अपने सरकार का स्वाभाविक रूप से अब तक के कार्यकाल को बार बार आपके सामने रख रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कैसा प्रत्याशी है आपके पास, और किस तेजी से आप लोग इस चुनाव को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं? जी, हमारे पास सबल प्रत्याशी है। वो सबसे बड़ी बात, जो मेयर पद का जो दावेदार है वो मेरी दृष्टि में एक तो जमीन से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो प्रशासन से कैसे योजनाओं को लाकर हमारे शहर में वो विकास कार्य को तेजी से कर सकता है। तो उस संदर्भ में यदि हम देखें तो हमारा जो प्रत्याशी है वो प्रबल दावेदार है, और निश्चित रूप से वो इस शहर के हित में कार्य अवश्य करेंगे। और ये आशा ही नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसा प्रत्याशी हमने चुना है। प्रत्याशी को लेकर के जब आप बात कर रही हैं तो इसमें आपके प्रत्याशी के बारे में भी चर्चा करें। हमारा प्रत्याशी किसी भी एक तो सबसे बड़ी बात कम नहीं है। सबसे बड़ी बात दीपा जी, कहीं ना कहीं जाकर के नीतू जी या और कांग्रेसी को हम लोग जिनको भी बुलाते हैं, वो लोग बार बार इस बात को बहुत ज़्यादा स्थापित करने की कोशिश में हैं कि वो पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे, मतलब उन्होंने जिस तरीके से अपनी सरकारी सेवाएं दी हैं, तो इनका ये कहना है कि मेयर पद एक बड़ा जिम्मेदारी वाला पद है, वहाँ बहुत कुशल नेतृत्व क्षमता चाहिए। तो ये उसको अपने फेवर में लेकर के ये साबित करने की कोशिश में है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है। नहीं, हमारी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी जमीन, जैसा इन्होंने भी कहा कि वो जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। तो हमारे प्रत्याशी भी इन सभी बातों पर खरे उतरते हैं। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन पर काम करती है। आप जब दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करती है तो एक बात मुझे कहने की बहुत जरूरत महसूस हो जाती है कि आरक्षण व्यवस्था ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब ये जो भी व्यवस्था, चाहे हमारी संविधान ने दी, हमारी सरकार ने दी, जो संस्थाओं ने दी, जो सरकारी पूरी मशीनरी तंत्र है, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सभी को बराबरी का अधिकार मिले। एक प्रॉपर रोटेशन सिस्टम इसे कह सकते हैं कि आज किस वर्ग के लिए आरक्षित, कब किस वर्ग के लिए आरक्षित, कब सामान्य, दोनों ही इससे सहमत होंगे। और मथुरा वृंदावन को मिला करके जब नगर निगम बनाया गया तो इसमें सबसे पहला जो
पहला चुनाव जो मेयर पद के लिए हो रहा है उसमें मेयर पद का आरक्षण हुआ और वो सुरक्षित करते हुए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया। कहीं ना कहीं इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, मैं इसे स्पष्ट तौर पर स्थापित नहीं कर रहा, लेकिन हमने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ इनपुट्स आते हैं, एक फीडबैक मिलता है कि लोगों का कहना है कि ऐसा निर्णय गलत किया, सबसे पहला निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए था और इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। नहीं, इसमें कोई साजिश नहीं है, ये सब प्रशासनिक निर्णय होते हैं, सरकारी स्तर पर ही होते हैं। और आपने भी जैसे माना कि रोटेशन से होता है, तो नहीं, रोटेशन होना चाहिए, मैंने कहा कि होना चाहिए, और ये हम सबको सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए कि सभी को अगर बराबरी का परस्पर अधिकार मिले तो ये स्वाभाविक, और समाज का सामाजिक संरचना भी इसी रूप में है। बिल्कुल जी, लेकिन इसमें मैंने कहा कि इससे आप लोगों के प्रति नाराजगी है, निराशा है, और लोगों में ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। मैं खुद अपने जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनके साथ प्रचार में जगह जगह गई हूँ, सभी जगह जनता का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है, कहीं भी कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो प्रचंड बहुमत से ही जीते। देखिए ठीक है, इस बात का दावा नीतू जी एक बात बताएं। देखिए मैंने माना जब ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गई मेयर पद की सीट, तो स्वाभाविक है कि इनके यहाँ से अनुसूचित वर्ग का कोई चेहरा आएगा, आपके यहाँ से भी आएगा, और जो अन्य दल लड़ रहे हैं प्रमुखता के साथ उनके यहाँ से भी अनुसूचित वर्ग का चेहरा आएगा, या निर्दलीय भी आएंगे तो अनुसूचित आएंगे। लेकिन इस सब के बाद आपके यहाँ से भी मोहन सिंह जी हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, और भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी को क्या इस बात की कहीं ना कहीं एक अदृश्य नाराजगी झेलनी पड़ रही है कि पहली बार अनुसूचित वर्ग के लिए क्यों? जी, मैं क्योंकि एक शिक्षिका हूँ और बाहर मेरा रहता है, तो मैंने भी जनता के बीच में ये आक्रोश और ये बात देखी है, और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो नाटक करने के लिए तत्पर हैं। जनता जी, नोटा के लिए जी, नोटा के लिए तत्पर है। अच्छा, आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि हम जब बात ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम इस रोटेशन के लिए हम प्रसन्न हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जी, अच्छा, मैं आ रहा हूँ दीपा जी, अगर आपने कहा कि एक फीडबैक, मैंने इनसे भी यही कहा था कि एक फीडबैक मिल रहा है, आपने कहा कि ये मेरी राय नहीं हो सकती, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही है, सभी समाज के सब बराबर की हकदार मिलना चाहिए। लेकिन आप कितना सहमत है कि अगर लोग नोटा का प्रयोग करें? देखिए, सहमति और सहमति के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहूँ कि उसका कोई औचित्य नहीं लगता कि भाई अगर 2 लोग में हो रहा है चुनाव, या 3 लोग लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, और उसमें किसी एक पार्टी को बहुत मिल जाते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर वो विनर हो ही जाएगा। तो उसका कोई औचित्य मेरी दृष्टि में तो नहीं है। मतलब आपका ये मानना है कि प्रयोग किया जाए और फिर अपने विवेक के आधार पर अपने मत का प्रयोग किया जाए, और क्योंकि आप भी उसी नाव की, उसी कश्ती की सवार हैं, अगर वहां से मैंने कहा कि जब अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण हुआ है तो आएगा ही, अनुसूचित वर्ग से हमारा कोई भी उनका सम्मान है, वर्ग के हैं। हाँ, तो आपको इसमें कोई असहजता नहीं लगती कि भाजपा ने गलत किया? बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी से डॉक्टर साहब आपको जोड़ना चाहूंगा, अनिल जी, कि इस वाले मुद्दे को मैंने सिर्फ इसलिए स्थान भी दिया क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग हैं, हमारे सभी आपस में एक दूसरे से, और कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी कोई आक्रोश पनप जाए, लेकिन धीरे धीरे करके वो मेल्ट भी होता है, समझाने बुझाने से, बातचीत करने से सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम हटा दें, मैं अपना सवाल आपको देता हूं, न मैं जनता से आए फीडबैक की बात करता हूं, ना इन राजनीतिक दलों की बात करता हूं, मेरा आपसे सवाल जाए और आपकी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूं कि एक व्यवस्था है आरक्षण की, राजनीति में भी ये व्यवस्था लागू की गई, और न सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बल्कि बैकवर्ड पिछड़ी जातियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, तमाम तरीके के आरक्षण। इस बार अगर ये पहला चुनाव है मथुरा नगर निगम के मेयर पद का और वो अनुसूचित वर्ग जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, तो क्या कहीं इसलिए उदासीनता आनी चाहिए कि हम वोट ना करें? मेरी दृष्टि में तो ये कोई नया कदम तो है नहीं जी। आरक्षण हमारे देश में चला रहा है, हर स्तर पे चला रहा है, और आज देश की स्थिति यह है कि समाज ने उसको स्वीकार कर लिया है। जी, लंबे समय तक आरक्षण का विरोध होता रहा, आज भी हो रहा है, उसके वो भी पक्ष बड़ा मजबूत है, परंतु ये तय बात है कि आरक्षण के द्वारा समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। अगर या तो पहली बार ये हुआ होता तो विरोध की स्थिति बनती। ठीक है, जब हम हर स्तर पे देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि निरंतर आरक्षण हो रहा है, तो इसके लेकर के अगर उदासीनता हो तो ये बात मेरी समझ में आती नहीं है कि इसको लेकर किसी तरह की उदासीनता होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक न्यायिक कदम है हर वर्ग को, हर को अवसर मिले आगे आने के लिए। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये नहीं लगता कि इसको लेकर के किसी तरह की उदासीनता होगी या लोग ऐसा अनुभव करेंगे। मैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक चीज की तरफ ध्यान इंगित कराना चाहता हूं। वहां देखिए डॉक्टर अनिल वाजपेयी बैठे हैं, ये शिक्षक हैं, अमरनाथ शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, उप प्रधानाचार्य हैं। डॉक्टर दीपा अग्रवाल जी,
ये शिक्षक हैं। पूर्व में रतनलाल फूल कटोरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य रही हैं। नीतू जी यहाँ पर हैं, आप RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अभी भी प्रोफेसर हैं। तो ये 3 शिक्षक यहाँ पर जो राजनीति में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। हालांकि अनिल वाजपेयी साहब को जब मैंने आमंत्रित किया तो ये बड़े असहज हुए। इन्होंने कहा कि मैं शिक्षा से और अपना भैया मैं ध्यान चेतना आदि में जुड़ा रहता हूँ, आप मुझे कहाँ टिप्पणी। तो मैंने इनसे कहा कि आपको न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, न इसकी सी न उसकी सी, लेकिन एक वो टिप्पणी के लिए तो यहाँ पर जी तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप तीनों ही शिक्षक यहाँ पर जब मौजूद हैं और बहुत सारे युवाओं से, आज नई पीढ़ी से जब आपकी मुलाकात होती है और हम 21वीं सदी में जीने का जब दावा करते हैं और कहते हैं कि शायद भारत सबसे बड़ी सभ्यता और संस्कृति का देश है और विकसित होती डगर पे जा रहा है, तो वहाँ क्या इस प्रकार की सोच मायने रखती है या क्या हमारे मन में पनपनी चाहिए? नहीं पनपनी चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, अगर निष्पक्ष रूप से कहें तो एक ऐसा वर्ग है जो कि प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने को वंचित महसूस कर रहा है जी। और युवा वर्ग में भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जी, खासतौर पर छात्र भी हैं, विद्यार्थी भी हैं जी, जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन क्योंकि केवल एक उच्च वर्ग में आते हैं और ये उनका दुर्भाग्य है कि उनका जन्म जिस परिवार में हुआ जी, तो वो अपने को वंचित महसूस कर रहे हैं। एक आक्रोश है जी। आज हमारे देश में जो ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, यहाँ की प्रतिभा विदेश में जाके वहाँ की सेवा कर रही है, वो अपने देश की सेवा करने के लिए क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा नाकाबिल लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ उनको ज्यादा सम्मान मिल रहा है जी। तो कहीं ना कहीं कोई हमको बीच का मार्ग निकालना होगा। हमको अगर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो उस पक्ष को भी सुनना चाहिए। और एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई थी, स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई थी, वर्षों के लिए बनाई थी। न्यायालयों में जब जब कभी टिप्पणियां आई हैं तो इस प्रकार की आई हैं कि ये जरूर देखा जाना चाहिए कि किस समय पर किसका जो जीवन स्तर है वो कहाँ तक पहुंच रहा है। इस बात को लेकर के भी कई बार इवन राजनीतिक दलों में भी इस बात की सहमति कई बार बनी है। चर्चाओं में, डिबेट्स में भी इस तरीके की बातें आई हैं कि बहुत सारे लोग जो दरकिनार कर दिए गए थे उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए व्यवस्था दी गई और उस व्यवस्था का सही अवलोकन होता रहना चाहिए कि अब वो व्यवस्था वास्तव में क्या आकार ले चुकी है। तो लेकिन और इस बीच में फिर लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच में ये निराशा कि इस बार का ये पद ऐसे आरक्षित क्यों हुआ, ये तो अनुचित है ना? नहीं, क्योंकि स्वीकार कर चुके हैं, समाज स्वीकार कर चुका है, और उसके लिए अपने वोटिंग राइट से अलग चला जाना ये पूर्णतः अनुचित है। ये तो मताधिकार है, उसका प्रयोग करना ही नहीं चाहिए सभी को। ठीक है, चलिए अब जल्दी से अब इस पे यहाँ पे आगे मैंने कहा ये तो मेरा मन था और मैं चाह रहा था कि जब इस प्रकार का एक जमात बैठी हो तो ये बात आगे तक चली जाए। अब आपसे मैं दूसरी बात को इसी से जोड़ के ही पूछ रहा हूँ, इस सबके बावजूद चाहे आपकी पार्टी में, मैं उसे अंतर विरोध और अंतर कलह भी कहूंगा, और इससे भी जोड़ रहा हूं जो मुद्दे जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, उसके बाद उस मुद्दे के अलावा अंतर कलह और अंतर विरोध की वजह से आपकी चाहे आपकी पार्टी हो या जनमानस हो, वहां अभी भी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है उस सीमा तक जब हम जाकर के चंद दिनों के बाद मतदान के लिए आपको जाना है। नहीं, शुरू में कुछ असंतोष हो सकता है, परंतु बिल्कुल नहीं है। सभी लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा, बहुत ही मेहनत के साथ उनके पक्ष में लगे हुए हैं और वास्तव में उन्हीं की ही विजय होगी। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, पहले से ही विभिन्न पदों पे भी काम कर चुके हैं सभी। नीतू जी, आप मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह आप लोगों को फायदा दे सकती है? जी बिल्कुल। मेरा नहीं अंतर कहें तो इनकी कांग्रेस पार्टी में भी है, ऐसा नहीं है, इनके यहाँ भी और प्रत्याशी थे, लेकिन निश्चित रूप से विजय हमारे ही प्रत्याशी की होगी। कहीं हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई एक माँ बेटी की पार्टी या बाप बेटी की पार्टी तो है नहीं। सभी लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने का, और वो अंतर कलह के रूप में या संतोष के रूप में कभी कभी बाहर आ जाता है। किंतु बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो है अभी उस सबके बावजूद भी हमारे प्रत्याशी के पक्ष में पूरी पार्टी खड़ी हुई है और सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं जी। ये अंतरकला तो सबको विदित है कि कहाँ हो रही है, किस पार्टी में हो रही है, इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है जी। हमारी पार्टी में कहीं किसी प्रकार का कोई इस तरह का अंतरकला नहीं है या कोई ऐसा आभास नहीं दिया किसी भी, ना जनता की तरफ से ना नेताओं की तरफ से, कि उनको ये बुरा लगा हो। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी नहीं दिया गया है, कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि किसी ने। तो क्या ये विपक्षी फिर आप लोग कह देंगे वो एक रटाया वाक्य की विपक्षियों की साजिश है? जब प्रदेश सरकार के चुनाव हुए थे तब भी कुछ लोगों ने बाहरी प्रत्याशी है, ये है, कुछ तरह की अफवाहें उड़ाई थी, लेकिन आप लोगों के सामने परिणाम है कि कितने प्रचंड बहुमत से मथुरा की जनता ने हमारे विधायक को जिताया। और इस प्रकार के कहीं जो विरोधी इस बार भी अफवाहें फैला रहे हैं, वो भी सब आपको परिणाम जब 26 तारीख को मतदान के बाद। आपका घर तो सुरक्षित है? जी, हमारा घर तो सुरक्षित, और अफवाहें फैलाने वाले भी आपके अपने, हमारे तो है नहीं, हमारे पार्टी के कोई अफवाहें नहीं फैला रहे हैं, और ये सब विपक्षी। ठीक है, एक ब्रेक पे जाने के लिए आप लोगों से अनुमति मांग रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे। और अब जब हम दीपा अग्रवाल जी से, नीतू गोस्वामी जी से बातचीत का सिलसिला दोबारा से जब शुरू करेंगे, तो उस समय सीधे सीधे इनके
मुद्दों को जानेंगे। ये एक बड़ा चुनाव है, एक बहुत बड़ी उम्मीदों के बीच में होता हुआ चुनाव है, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, हम लोगों ने अपने इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति प्राप्त मथुरा और वृंदावन को लेकर के बहुत से सपने सजा रखे हैं। हर बार नई कोशिशें होती हैं, नए वादे और नए दावे होते हैं, लेकिन इस बार तब जबकि ये पहला मौका है कि हम महानगरवासी बनकर के मेयर के लिए चुनाव करेंगे, तो वहाँ हम सबकी बड़ी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में ये जानना, ये खंगालना, टटोलना, समझना ये बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में इन सब के पास ऐसा क्या है कि हम इनके साथ जाने की कोशिश में जुटे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम, और इस समय एक बार फिर से मैं अपने मंच का परिचय कराना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की डॉक्टर दीपा अग्रवाल जी हैं। मंच पर हमारे साथ कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में नीतू गोस्वामी जी हैं, और हमारे साथ हमारे विशिष्ट आमंत्रित अतिथि के रूप में अमरनाथ शिक्षण संस्थान से जुड़े डॉक्टर अनिल वाजपेयी साहब हैं और हमारी सम्मानित जनता है। पहले हम इनसे इनके मुद्दे जानने जा रहे हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि जब चुनाव बिल्कुल अब नज़दीक आता जा रहा है, चाहे जनसंपर्क अभियान हो, जो इनकी रणनीतियां हो, वो बहुत अपना आकार बड़ा कर चुकी हैं, तो ऐसे में अब जनता के बीच में इनके मुद्दे जाना आवश्यक है। और इनके मुद्दे जानने के बाद फिर मैं आप लोगों से सवाल करवाने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले दीपा जी, आप ही से, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी उम्मीदों के बीच में ये चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारी पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और बहुत गंभीरता के साथ लेती है, और अभी भी विकास के मुद्दे पर ही हमारा ध्यान केंद्रित है। और जो संकल्प पत्र में भी हमारे पार्टी ने घोषणाएं की हैं, विरोधी कहते हैं कि विकास पागल हो गया है। नहीं, विरोधी कहते हैं विकास पागल हो गया, ये बड़ा हमला हो रहा है। ये हमला भी बिल्कुल गलत है। आपने देखा पूरे देश में, जहाँ गुजरात के लिए एक पार्टी के, इन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ये सभी लोग आप देख रहे हैं कि विकास पागल हो गया है, या विकास से हम लोगों को सभी को कितना फायदा हो रहा है। उसी मॉडल पे लग के पूरे देश में हमारी सरकार बनी है, और इस समय लगभग 18 प्रदेशों में हमारी सरकार है। और जो हमारा पार्टी का एक है कांग्रेस मुक्त देश अभियान, वो अपनी तेजी पर है। और इसी प्रकार से जैसे अन्य राज्यों के चुनावों को हमने गंभीरता से लिया है, उसी प्रकार से स्थानीय चुनावों को भी गंभीरता से लिया है, क्योंकि वास्तव में जो जनता के दिन प्रतिदिन के मुद्दे होते हैं वो स्थानीय चुनावों में शामिल रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी पे तो मैं जानने की कोशिश हूँ कि क्या कोशिश कर रहा हूँ कि विजन क्या है आपके पास? विजन हमारा ये है कि बिल्कुल मथुरा भी अन्य धार्मिक स्थलों की तरह विकसित हो, जैसे हरिद्वार है या वैष्णो देवी है। यहाँ की सभी सड़कें व्यवस्थित हों, चौड़ी हों, ट्रैफिक की समस्या नहीं हो, जो बिजली के जगह जगह तार लटके हुए थे वो भी अंडरग्राउंड करने की प्लानिंग है। और सबसे बड़ी जो समस्या रहती है कूड़े की, कि एक जगह से कूड़े का एकत्रीकरण हुआ और उसके बाद कहीं दूसरी जगह डाल दिया जाता है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए न तो प्लान है, न अपने पास संसाधन है। उसके लिए हमारी सरकार पूरी योजना बना रही है। उसको जो है डीजल का भी उसका होगा, और उसे कागज वगैरह और या खाद, बायोडीजल वो भी बनाया जाएगा। उसका पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा। आपके संकल्प पत्र में है? हाँ, बिल्कुल हमारे संकल्प पत्र में है। और इसके अलावा जैसे बिजली के लिए रहता है कि एक बार ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो वो कई दिनों तक सही नहीं होता है, तो मोबाइल ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था रहेगी और 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। ये तो आप अपने ऊर्जा मंत्री के विभाग की चीजें अपने पास हथियाने की कोशिश में। नहीं, निगम के मुद्दों की जानकारी चाह रहा था। निगम के मुद्दों के लिए जो स्ट्रीट लाइट है, ये भी निगम का मुद्दा ही रहता है। ऊर्जा मंत्री के विभाग का तो है काम, लेकिन ये निगम का भी काम रहता है कि जगह जगह जो है स्ट्रीट लाइट प्रॉपर हो। और कई बार लाइट रहती है फिर खराब हो गई तो फिर महीनों खराब पड़ी रहती है। इसलिए हमारी सरकार ने एक कंपनी को ठेका दिया है कि जैसे ही कोई लाइट, LED लाइट लगाने की भी योजना है, खराब होगी तो तुरंत वो कंपनी को बदलेगी। ये हमारी सरकार ने एक ठेका लिया है। चलिए, ठीक है। और मल्टी स्टोरी पार्किंग और भूमिगत पार्किंग, इसका भी जो है किया जाएगा। वाटर ATM भी लगाने की योजना है, क्योंकि मथुरा की सबसे बड़ी है
खारे पानी की समस्या, तो उसके लिए भी गंगा जल लाने की भी योजना है कि कुछ दिनों में ही गंगा जल हमारे सभी मथुरा वासियों को पीने के लिए मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कई बार जब हम इसी मंच पे अपने आमंत्रित अतिथियों से, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से जब मुद्दों की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के पास बस एक या दो बात कुछ मुद्दे बोले और उसी को बार बार रिपीट करके वो रह जाते। भारतीय जनता पार्टी या तो अच्छी प्लानिंग कर लेती है या उनके पदाधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण मिलता है, इन लोगों के पास बताने को बड़ी लंबी फहरिस्त होती है और संभवतः ये आपको अभी ध्यान रखना है क्योंकि आपसे मैं जुड़ूंगा। नीतू जी, आप से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के पास क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के आप जाते हैं जनता के बीच में और कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी को धर्म पहले याद आता है जी। तो बात उन्होंने धर्म से शुरू की। पार्टी धर्म पर या जाति विशेष पर या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हमारी पार्टी का है सबका साथ सबका विकास। अगर कहीं बिजली आती है, कहीं सड़क बनती है तो वो सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों का फायदा होता है, न कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों। ठीक है, नहीं आपने आप किस तरफ क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मैं अभी मेरी बात कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज आई थी कि विकास पागल हो गया, वास्तव में विकास पागल हो गया जी। क्योंकि जब पागल हो जाता है ना वो इधर उधर घूमता फिरता है, करता कुछ नहीं है। तो हम अगर बीजेपी के जो दिमाग स्वप्न जो पूरी जनता को, देश की जनता को जो दिखाए गए, मेक इंडिया वाला दिखाया गया, सफाई अभियान वाला दिखाया गया, स्किल इंडिया दिखाया गया, मेक इन इंडिया दिखाया गया, ये बहुत सारे दिवार स्वप्न दिखाए, क्या धरातल पे वो पूर्ण हो पाए? धरातल पर उनपे कौन से मुद्दे पूरे चल रहा है? आप केवल जनता को दिवार स्वप्न दिखाए गए, वो अभी धरातल पर अभी पूरे नहीं हुए। जब पहले से स्वच्छ सभी में एक जागृति आई है और हमारे प्रधानमंत्री तक इस कोई भी प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को देखा नहीं होगा कि इतनी सी छोटी सी बात को कि शौचालय होने चाहिए, महिलाओं के लिए होने चाहिए, गाँव में होने चाहिए। नहीं, आवाजें तो लंबे समय से उठती थी। हाँ, लेकिन काम नहीं। शौचालय बनाइए, जब खाएंगे नहीं तो जाएंगे क्या? इस समय वो रोजगार की व्यवस्था कहाँ पर है? बड़ा व्यंग है, ये बड़ा व्यंग है, ये बड़ा व्यंग है। हालांकि थोड़ा सा भद्दा भली लगे लेकिन बड़ा व्यंग किया है नीतू जी ने कि खाएंगे नहीं तो जाएंगे क्या? उसके लिए भी हमारी सरकार, उन्होंने कहा कि रोजगार देंगे नहीं, शौचालय देंगे, उपलब्ध करा रही है। पहले से महंगाई की दर कम हुई है और आप लोगों ने आज भी अखबार में देखा होगा। मेरा सवाल था, उन्होंने हमारी रेटिंग जो बढ़ाई है वो बढ़ाई है, वो सब हमारे आर्थिक विकास का ही परिणाम है कि हमारी अंतरराष्ट्रीय सब चीजें स्वीकार हैं। आप विश्व के मानचित्र पर आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से विश्वसनीयता, लेकिन इस सब के बावजूद जमीनी तौर पर लोगों को अभी भी बहुत कुछ चाहिए। नीतू जी से कोई बात, वर्ष का आजाद हुए हो गए हैं, इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उसको संभालने में कुछ तो टाइम लगेगा। नीतू जी, आपसे मैंने पूछा, ठीक है दीपा जी, बस जल्दी से आपसे मैंने जानने की कोशिश की थी, ये आपकी कहीं चालाकी तो नहीं है कि पता चला कि खुद के मुद्दे बताए नहीं, इनकी तरफ? नहीं, मैं अपने भी मुद्दे बता रही हूँ। विकास का मुद्दा है और विकास रहेगा। देखिए, मैं अगर अपने शहर की बात करूं तो जब कांग्रेस का यहाँ पर शासन था 5 साल, माननीय हमारे बिट्टू भैया, श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया जी जब रहे थे, तो नगर पालिका में आपको बता दूं कि 200 लोगों की उस समय नौकरी लगी। चक्रेश्वर सिंह जी थे, उन्होंने जो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी वो करी तो उसमें 5,000 लोगों को रोजगार दिए। हमारी जब भारतीय जनता पार्टी का कितने लोगों को रोजगार मिला? मुझे अपने ही शहर की बता दो, बाहर तक की तो बात दूर है। ये फिर आपका आरोप है, फिर वो बोलना शुरू करेंगी तो बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मेरा मानना है कि कांग्रेस किन आधारों पर, किन हमारे पास बस विजन क्या है, हमारा विजन यही है कि हमारे सबसे पहला रोजगार युवाओं को आगे बढ़ाने का है, युवा शक्ति को। आप स्थानीय निकायों के लिए बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है? हमारी प्लानिंग यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, एक तो यमुना शुद्धिकरण का जो चल रहा है वो अभी तक बस कागजों में चल रहा है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, हर एक गली में बंदरों की समस्या विकट रूप ले चुकी है। तीसरा साफ सफाई की समस्या है, चौथी ड्रेनेज की समस्या है। इन सब पर हमको काम करना है और इन सारी समस्याओं को हम जड़ से खत्म इनको काम करना है और हमारे संकल्प पत्र में किस प्रकार से काम करना है इसकी घोषणा है। जैसे इन्होंने बंदरों के लिए कहा तो ऐसे घुमंती पशुओं के लिए कांजी हाउस बनाने के लिए घोषणा की है संकल्प पत्र में। और जो गाय और गौवंश के रहते हैं उनके लिए आप अभी उसमें कुछ चीजें जो रह गई थी उन्हें ही पूरा करना चाहती हैं। मैं जल्दी से डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, समय का इशारा मिल रहा है कि हमें अपने इस कार्यक्रम की निश्चितता है तो उसमें समय पे समाप्त करना है। इस पूरी चर्चा पे आपका कमेंट लेने के साथ साथ एक अकेला विषय भी जोड़ना चाहता हूँ। स्थानीय निकाय का चुनाव ही इसमें नहीं जुड़ता, मतलब इसमें देश का वातावरण जोड़ने की कोशिश में हूँ और उससे हर चीज प्रभावित होती है। जब पिछले वर्ष देश में नोटबंदी हुई और जिस तरीके से पूरे देश का वातावरण बना, मैं इसको कहीं कनेक्ट करना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे, तो उस समय पर इस प्रकार के बड़े शोर थे कि अब आने वाले समय में शायद जनता कुछ एक अपना नया मूड दिखाएगी
और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और उतनी ही बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली। उस समय पर यह कहा गया, जब पहले तो लोग इस इंतजार में थे, नोटबंदी हुई है, अब पता चलेगा भाजपा को, अब पता चलेगा मोदी को, पता चल जाएगा चुनाव आते हैं। लेकिन जो परिणाम आए उसके बाद स्वर बदले, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, चाहे एक तबका हो चाहे एक वर्ग हो, कि साहब इन्होंने तो नब्ज पकड़ ली है और जो गरीब और मध्यम वर्गीय हैं वो ये सोचते हैं कि सब हम जैसे हो जाए। तो ये वाले जुमले भी बहुत चले, उससे बड़ा कष्ट भी होता था। लेकिन इस सबको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जुमलेबाजी तो होती रहती है जी। वो विकास पागल हो गया। हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बेटियां जीएसटी और नोटबंदी पैदा हो गई और अभी वो पैदा ही नहीं हुआ है जी। तो जो पैदा नहीं हुआ वो पागल कैसे हो गया जी। तो ये जुमले होती रहेगी, लोकतंत्र है और ये तो इसका आनंद है लोकतंत्र का जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो इतिहास है वो अपना मूल्यांकन आगाज से नहीं करता, अंजाम से करता है। वो एक शेर है, तारीख की आंखों ने देखे हैं वो मंजर भी, लम्हों की खता थी सदियों ने सजा पाई। तो जो भूलें देश के शासक करते हैं, एक देश को लंबे समय तक उससे भुगतना पड़ता है। अगर वो अच्छी नीतियां होती हैं तो लंबे समय तक जाती हैं जी। धनिया का पौधा लगाना और आम का पेड़ लगाने में अंतर है। जब हम आम का पेड़ लगाने चलते हैं जो बड़े फल देगा और छाया देगा, तो हमें धैर्य से प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। लहरों के बीच में रह करके हम अंदाज नहीं लगा सकते कि क्या परिणाम उसके हुए। सुनामी निकल चुकी है, सुनामी ने जो जल फेंका उसका शेष वापस आना बाकी है, अभी मूल्यांकन होना शेष है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हम बैठे हैं वो हम शायद बेहतर ना समझते हैं, जो दूर से घटनाओं को देख रहा है वो ज्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि हम तो अपने में उलझे रहते हैं, भंवर के बीच में होते हैं। अगर मूडीज ने रेटिंग बढ़ाई है हमारी तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। मेरा एक सवाल इसमें था, मैं उस बात को क्यों बार बार करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कभी भी कोई चर्चा हो तो कुछ तो हो, बातचीत निकले, कहीं तक जाए, लोग उसको हम समझाने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि एक चर्चा शुरू हो जाए जहां पर जाकर के तुरंत बड़ा तेजी से, मतलब किसी को समय नहीं लगता साहब, इस देश में सबसे पहले नाम इस्तेमाल हो जाते हैं, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग क्यों इस्तेमाल होते हैं सर? यही तो एक मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि आप उन पर रख रख के उदाहरण देंगे, अपने मनमाफिक देंगे। पहले कहा कि राजनीतिक परिणाम बता देगा, और अब इससे मैंने ये भी देखा कि शायद कुछ पार्टियां, कुछ हमारे यहाँ के अपने ही दल जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे वोट बैंक पर अपना आधिपत्य समझती हैं, वो भी दरके, और इसलिए कहा गया कि गरीबों ने सोचा कि अब अमीर हमारे जैसे हो गए। तो ये तो एक तरीके से बड़ा भद्दा आक्षेप है। ये भद्दा है, और दरअसल वो विक्रम बेताल की कथा है कि वो लादे फिर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया। ये पिछले 10 या 12 वर्षों से हमारे देश की खुशफहमी है और हमारे देश की राष्ट्र के रूप में प्रगति का परिणाम है कि आज हर कोई विकास की बात कर रहा है। इसके पहले के चुनाव होते थे 12-15 वर्ष पहले, तो विकास की बात नहीं आती थी। आज चाहे स्थानीय स्तर की बात हो रही है तो मैं दोनों नेत्रियों को सुना हो कि विकास की बात कर रहे हैं, चाहे राज्य के स्तर पे हो तो पिछली पार्टियों में सपा और उन्होंने विकास की बात की, देश तो विकास की बात कर ही रहा है। तो ये बढ़ते हुए देश की निशानी है कि आज विकास के स्तर पे हम लोग अपने को मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अतीत का भूत है, गरीबी हटाओ वाला, वो शब्दावली निरंतर इस्तेमाल की जा रही है ताकि हम अपने पद से भ्रमित हो जाए। और कुछ लोग जो जातियों के आधार पर एक वोट बैंक को अपना मलिकाना हक समझते हैं, अब उनको भी अपने आप को बदलना पड़ रहा है। और वो लोग जो अभी तक हिस्सा बन जाते थे उस राजनीति का, अब वो वाला वर्ग भी, वो वर्ग हट रहा है, अब समझ रहा है, उसका मोह भंग हो गया है। हाँ। वो उनका इस्तेमाल होने से बचना चाहता है, माया जाल से मुक्त होने की दिशा में है। हाँ। वो भी विकास की धारा में जुड़ना चाह रहा है, हर व्यक्ति। हाँ। और राष्ट्र विकास चाहता है। तो ये बड़ी देश के लिए बड़ी खुशफहमी की बात है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, चाहे जो भी राजनीति। अब मैं ये नहीं कहता कि इसका कौन श्रेय लेने जा रहा है, सभी, चाहे मैं और आप भी 2 राजनीतिक दल हो, तो इस प्रकार के बदलाव जो समूहों में, लोगों में, जनता में, जो अभी तक जिनको लोग बापौती समझ लेते थे, अब वो लोग जब जागृत हुए हैं तो शायद अब उन राजनीतिक दलों को अपना जो पॉलिटिकल स्टाइल है उसमें चेंज करना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विकास होगा तो वो बोलेगा। अभी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बताऊंगा मैं किस पार्टी में हूँ, लेकिन अभी मैं लखनऊ गया और उस एक्सप्रेस हाईवे पे गया तो मैंने प्रशंसा की अखिलेश यादव की, उनके इन कदमों की, डायल 100 की प्रशंसा की, मेट्रो की प्रशंसा की। विकास हो रहा है तो नजरों के सामने है। विकास कोई भी कराए वो प्रशंसनीय होता है, और लोग जब उसको बरतते हैं तो आनंद भी लेते हैं, तारीफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अनिल वाजपेयी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी। बस समय की मेरे पास इतनी ही बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू गोस्वामी जी। तो इस प्रकार हमारी ये चर्चा जो चुनावी संग्राम के अंतर्गत थी, इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला
अध्यक्ष डॉक्टर दीपा अग्रवाल के साथ बातचीत की, हमने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी से बात की और हमारे साथ विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में अमरनाथ शिक्षण संस्थान के डॉक्टर अनिल वाजपेयी साहब रहे। पूरी चर्चा को आपने सुना है। आज सच्चाई बात यह है, जिस तरीके से अनिल वाजपेयी साहब कह रहे थे कि पहले भले ही किन्हीं भी मुद्दों को होता हो, पहले भले ही जात पात पे होता हो, अभी भी शायद कहीं इस प्रकार का संक्रमण बचा है, कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार का संक्रमण अभी भी कर लेते हैं, लेकिन अब प्रमुखता से विकास पर आधारित चुनाव होता है। शायद राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है कि अब वो जनता के बीच में जाएंगे तो अपने लिए जब वो झोली फैला करके जनता के अमूल्य वोट रूपी भीख मांगेंगे तो उन्हें विकास का दर्शन तो अवश्य कराना पड़ेगा। और अब ये भी बहुत हद तक देखा जा रहा है कि सिर्फ दर्शन करा देने भर से जनता संतुष्ट नहीं होती, जनता देखती है, परखती है, अपनी कसौटी पर कसती है, और जब ये देख लेती है कि वो सिर्फ दर्शन करा के झलक दिखा देने की बात थी या वास्तविकता के धरातल पे उतरा है, तब वो फिर अपने मानस को बनाती है। और इसी से लगता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत बड़े वोट बैंक्स को अपना बपौती समझ लेती थी, जब वो बैंक दर का है तो अब उनको भी अब राजनीतिक शैली में परिवर्तन करना पड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे इर्द गिर्द भी हो और मथुरा वृंदावन जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विशेष ख्याति प्राप्त है, ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक राजधानी के तौर पर विकसित हो सके, ये सपना हम सब यहाँ के इस महानगर वासियों का है। उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दलों में भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता नजर आएगी। आप देखते रहिए निकाय चुनाव की सरगर्मियों को आप तक लाने वाला हमारा ये खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।